दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ फुल सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टेस्ट है फुल सिलेबस बायोलॉजी का, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको पता है अलग अलग ह्यूमन का जो प्रीवियस स्पीशीज था, ह्यूमन के जो अलग अलग एंसेस्टर थे, उसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है उसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे होमो हेबिलिस का 650 से 800, निएंडरथालेंस का 1400, होमो इरेक्टस का 900, होमो सेपियंस का 1350। यहां आपके पास क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि आप सोच सकते हैं कि होमो सेपियंस का जो ब्रेन साइज है वो ज्यादा होना चाहिए, पर निएंडरथल का ब्रेन साइज ज्यादा होता है 1400। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इथिलीन और ऑक्सीजन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इथिलीन में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे क्वेश्चन आया था कि ये क्या करता है, फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट्स इन पाइनएप्पल एंड ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। ये इथिलीन जो है पाइनएप्पल में क्या करता है, फ्रूट्स को सिंक्रोनाइज करता है और उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, पाइन एप्पल में फ्लावर को इनिशिएट करता है। तो ऑक्सीजन और इथिलीन का पाइन एप्पल पे सेम काम होता है, ये आपको याद रखना है। और भी फंक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, कई बार आपसे पूछता है कि अगर जो कोई सेल जो है वो जी नॉट फेज में चला गया, तो वो बोलता है कि सेल्स इन जी नॉट फेज क्या करता है, सेल साइकिल के साथ क्या करता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर कोई सेल जो है वो जी नॉट फेज में गया है, मतलब वो सेल साइकिल को सस्पेंड किया है। आप सुनिए एक चीज, देखिए क्या होता है, कुछ सेल जिसको डिवाइड नहीं करना होता है वो क्या करता है, एग्जिट करता है जीवन फेज के बाद, जीवन से एग्जिट करता है और एक इनएक्टिव स्टेज में जाता है जिसको क्विसेंट और जीनॉट सेल कहते हैं। देखिए सेल अगर जीनॉट स्टेज में है तब भी जो सेल है वो क्या करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेल्स इन जीनॉट फेज वो क्या करेगा, इट सस्पेंड द सेल साइकिल या एग्जिट जीवन फेज, एग्जिट जीवन फेज या सस्पेंड द सेल साइकिल। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। आपको पता है कि हनी बी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 32। अब आप देखिए, जब हनी बी एक हनी बी प्रोजनी मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से बनता है तो उसको क्वीन और वर्कर कहते हैं। क्वीन या वर्कर हमेशा फर्टिलाइजेशन से बनेगा और इसीलिए क्वीन और वर्कर का जो क्रोमोसोम का होगा वो 2n होगा, डिप्लॉइड होगा, और ये फीमेल होती है तो फीमेल क्वीन या वर्कर होती है। डन। अच्छा कैसे बनती है, फॉर्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो मेल होते हैं जिसको ड्रोन कहते हैं, ये होता है हैप्लॉइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो हैप्लॉइड है तो क्रोमोसोम 16 होगा और ये बनता है पार्थिनोजेनेसिस से। तो अगर मेल को स्पर्म प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो आप बताइए वो माइटोसिस से करेगा, क्योंकि मेल हैप्लॉइड है तो स्पर्म जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होना चाहिए, तो माइटोसिस से बनेगा। तो ये आप याद रखिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। कुछ और ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है वो सीखते हैं। जैसे कुछ और टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, जैसे XX एक्सोटाइप, XX XY, ZW ZZ और हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड। तो पहले तो देखिए XX एक्सो में ये जो XX है वो फीमेल है, एक्सो मेल है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेल में एक ही क्रोमोसोम है, फंक्शनल है, वो दूसरा जीरो है, यानी कि नहीं है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मोस्ट एग्जाम्पल इंसेक्ट जैसे कि ग्रास ओपर। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए साथ में उसका कि कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड है। जैसे XX XY, तो यहां देखिए जो मेल है, इन दोनों में मेल जो है, देखिए यहां जो ये फीमेल है वो होमोगैमिट है और मेल जो है वो हेट्रोगैमिट है। तो इन दोनों में मेल क्या होता है, इन दोनों में मेल आपके पास हेट्रोगैमिट होता है और XX XY का होता है ड्रोसोफिला और ह्यूमंस। डन। फिर एक होता है ZW ZZ। तो ZW ZZ में देखिए कि ZW जो होता है वो फीमेल होता है, यहाँ फीमेल हेट्रोगैमिट होता है और ZZ जो मेल है वो होमोगैमिट है। तो ये इसमें डिफरेंस है। इसका एग्जांपल है मोस्ट बर्ड जैसे कि हैन। और हैप्लोडिप्लॉइड मेथड में क्या होगा, फीमेल 2n मेल n, जैसे कि हनी बीज में हमने पढ़ा था कि मेल को क्या बुलाते हैं, ड्रोन बुलाते हैं, और फीमेल या तो क्वीन होगी या आपके पास वर्कर बी होगी, तो इसको बुलाते हैं हैप्लोडिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आता है एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये उसका डेफिनेशन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ1 आता है, यानी कि जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा उतना ऑक्सीजन CO2 इवॉल्व होगा। लेकिन फैट्स की बात करें तो उसका RQ<1 आता है। जैसे फैट्स में अगर हम बात करते हैं ट्राइपामीटीन, जिसका फॉर्मूला होता है इतना, तो ट्राइपामीटीन का RQ होता है 0.7, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो फैट्स का <1। प्रोटीन का बात करते हैं तो वो 0.9 होता है, और जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसका RQ<1 होता है। तो ये आपको आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का 1, प्रोटीन का 0.9, फैट्स का <1, ट्राइपामीटीन का 0.7 और ऑर्गेनिक एसिड का <1। फिर इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस में अलग अलग तरह के इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस होते हैं, जैसे नॉन मेडिकेटेड, इसमें कोई मेडिकेशन कोई हार्मोन नहीं होता, जैसे लिपीज लो। कॉपर रिलीजिंग, ये एग्जांपल याद होना चाहिए, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे से क्वेश्चन आया था कि प्रोजेस्टासर्ट और LNG20 जो होते हैं वो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। अगर अभी कभी आपसे एक क्वेश्चन मिले कि वाटर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यानी कि इसको EST बुलाते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग किसको बुलाते हैं, तो ऐसा जीन जो RNA में एक्सप्रेस हुआ है, ऐसे जीन को हम बुलाते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। नेक्स्ट देखिए, अगर हम रिब्स की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिब्स जो है सामने फ्रंट में तो आपका स्टर्नम से कनेक्ट होता है, और पीछे जो होता है वो आपके पास जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे अटैच्ड होता है। डन। अच्छा ध्यान से देखिए, जो स्टर्नम है ये बीट वाला, वो क्या है, फ्लैट बोन है ऑन वेंट्रल मिडल ऑफ द थोरैक्स। डन। और फिर पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स अटैच्ड डॉर्सली टू द थोरैसिक वर्टिब्रा। कौन सा वर्टिब्रा, थोरैसिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, और डॉर्सली मतलब पीछे। अब आप देखिए, रिब्स जो होता है वो 12 पेयर्स का होता है, यानी कि 24 होता है, थिन फ्लैट बोन का बना होता है। डन। अच्छा, 12 पेयर में से जो फर्स्ट 7 पेयर्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 7 पेयर्स को बुलाते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, नाम याद होना चाहिए। इसी को ट्रू रिब्स बुलाते हैं, नाम याद होना चाहिए। अच्छा, ये जो फर्स्ट 7 पेयर्स होता है, पीछे तो ये होता है अटैच्ड वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे अटैच्ड होता है स्टर्नम से, जिसको ट्रू रिब्स बुलाते हैं, 7 पेयर होता है। दूसरा जो 3 पेयर्स होता है, टोटल 12 पेयर्स होते हैं, 7 पेयर ट्रू रिब्स, और 3 पेयर जो है उसको बुलाते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, जिसको फॉल्स रिब बुलाते हैं। इसका नंबर याद रखिएगा, 8, 9, 10th रिब्स जो होता है वो होता है फॉल्स रिब। इसका क्या मतलब है कि इट डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, स्टर्नम के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं करेगा, बट जॉइंट द 7th रीव विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो 7th रीव है उससे ये हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू ये 8, 9, 10th कनेक्ट होता है। और फिर होता है 2 फ्लोटिंग रीव्स होते हैं, जिसको वर्टिब्रल या फ्लोटिंग रीव्स बुलाते हैं, 11th एंड 12th पेयर होता है, और ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं, आगे कनेक्टेड नहीं होता है स्टर्नम से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा किसमें, रिब्स में, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स के प्लेसेंटल है आपके पास, प्लेसेंटेशन होता है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। सब में आपको कुछ की पॉइंट याद रखना पड़ेगा। देखिए, आपको इसका एग्जांपल पता है, मेनी प्रेसिडेंट आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो, उससे तो आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। लेकिन कई बार आपसे डेफिनेशन पूछता है और डायग्राम देता है, तो आप मार्जिनल में कुछ की पॉइंट याद रखिएगा, जैसे प्लेसेंटा फॉर्म्स रीज वेंट्रल सूजर 2 रोज में, और इसका स्ट्रक्चर ये है। एक्साइल में जो की पॉइंट याद रखिएगा वो है मल्टीलोक्युलर ओवरी, और ये उसका डायग्राम है। पैराइटल में जो की पॉइंट याद रखिएगा वो है इनर वॉल, पेरिफेरल पार्ट, 1 चैम्बर और फॉल्स चैम्बर, ये उसका डायग्राम है। और फ्री सेंट्रल में जो की पॉइंट याद रखना है वो है सेंट्रल एक्सिस और सेप्टा एब्सेंट, और ये उसका डायग्राम है। और बेसल में जो की पॉइंट याद रखिएगा वो है बेस ऑफ ओवरी और सिंगल ओव्यूल, ये उसका डायग्राम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मसल से रिलेटेड कुछ डिजीज हैं, उस डिजीज में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सुनिए। पहले तो आपको पूरा पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हाँ, तो ये इनहेरिट हो सकता है। लेकिन जो माइस्थीनिया ग्रेविस है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और ऐसे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके पूरा इसको रीड करिए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं किसी पेशेंट में जिसका किडनी फेल है, उसमें जब हीमोडायलिसिस करते हैं आर्टिफिशियल किडनी को यूज करके, तो उस पेशेंट में क्या होता है वो सुनिए। उस पेशेंट में क्या होगा, आरबीसी प्रोडक्शन कम होगा, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है
उससे कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट उसमें पेशेंट में होता है जब पेशेंट में हम हीमोडायलिसिस करते हैं आर्टिफिशियल किडनी को यूज करके। नेक्स्ट, आपको पता है ये टेबल आपको याद होना चाहिए, उसमें जो कॉन्कानावेलिन ए है वो क्या है आपके पास, लैक्टिन है, यही क्वेश्चन पे पूछा गया था। ड्रग में आपको याद रखना है विनब्लास्टिन, क्यूरक्यूमिन, और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम, सेलुलोज। टॉक्सिन में एब्रिन और राइसिन, इसको याद रखिएगा TAR से। डन। एसेंशियल ऑयल तो याद हो जाएगा, टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन, डायरपिन, और ये याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है लैक्टिन, कॉन्कानावेलिन, टॉक्सिन, एब्रिन एंड राइसिन, ड्रग विनब्लास्टिन, क्यूरक्यूमिन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास जीन पे, आपके पास बेसिकली क्रोमोसोम पे जो लिंक्ड जीन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो पता किया था एल्फ्रेड स्ट्रूटिवेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने क्या किया था, ही यूज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन 1% रिकॉम्बिनेशन। ये भी क्वेश्चन है कि कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन यूज किया गया था। 1% रिकॉम्बिनेशन जो 1 सेंटीमॉर्गन या 1 मैप यूनिट के बराबर होता है बिटवीन लिंक्ड जीन एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। डन। अच्छा, आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की, लिंकेज कितना ज्यादा होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन। फिर आपको पता है ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए जो है इसको कौन प्रोड्यूस करता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंगस है। इसको यूज करते हैं एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटिन जो है, यही क्वेश्चन आया था, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरियस जो कि एक ईस्ट है, और एंड इट इज यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। डन। फिर एक है आपके पास स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस, और इसको यूज करते हैं एज ए क्लॉट बस्टर टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव गॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। डन। अच्छा, एल्कोहल जो है वो ईस्ट प्रोड्यूस करता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस, और इसको यूज करते हैं इथेनॉल बनाने के लिए, और सब तो आपको याद हो जाएगा। फिर पेनिसिलिन की बात करते हैं तो पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। He observed that Staphylococcus could not grow around a mole, Penicillium notatum, growing in the unwashed culture plates. He extracted penicillin from it. और चेन और फ्लोरे जो थे established its full potential as an active effective antibiotic, और इसीलिए तीनों को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। फिर ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है कि स्पर्जिलस नाइगर जो कि एक फंगस है वो सिट्रिक एसिड बनाता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटाई आया तो एसिटिक एसिड, ब्यूटाइलियम आया तो ब्यूटारिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस तो पता है लैक्टिक एसिड।